अधीनस्थ संघ की नीति, पॉलिसी ऑफ सबऑर्डिनेट यूनियन, 1858 से 1935 तक। 1857 के बाद की ब्रिटिश सरकार की नीति को अधीनस्थ संघ की नीति की बजाय ब्रिटिश शासन के नज़दीक लाने की 1857 के बाद की ब्रिटिश सरकार की नीति को अधीनस्थ संघ की नीति कहा जाता है। इसमें सरकार ने देशी रियासतों को अलग अलग करने के बजाय ब्रिटिश शासन के नज़दीक लाने की योजना बनाई। 1858 के बाद भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधा ब्रिटिश ताज के पास चला गया। अब अंग्रेजी सरकार ने नीति अपनाई कि भारतीय राजाओं के साथ अच्छे संबंध बनाए जाएं ताकि वे आवश्यकता होने पर काम आ सके। महारानी विक्टोरिया की घोषणा के माध्यम से विलय की नीति का त्याग किया गया एवं कहा गया कि ब्रिटिश सरकार भारतीय रियासतों का विलय नहीं करेगी। इसके अतिरिक्त देशी नरेशों को गोद लेने के अधिकार लौटा दिए गए। अब अंग्रेजों की नीति यह थी कि कुशासन के लिए शासकों को दंडित किया जाए या आवश्यकता पड़ने पर हटा भी दिया जाए, लेकिन राज्यों का विलय न किया जाए। सन 1876 में देशी रियासतों पर ब्रिटिश सर्वोच्चता को वैधानिक रूप दे दिया गया तथा लॉर्ड लिटन ने महारानी को भारत की साम्राज्ञी यानी महारानी घोषित कर दिया। ब्रिटिश की सर्वोच्चता ने मुगल सर्वोच्चता का स्थान ग्रहण कर लिया तथा इस तरह से भारतीय रियासत अंग्रेजों के अधीन हो गई। यानी कि रानी को भारत की महारानी घोषित करने के साथ ही सीधे तौर पर जो राजा अपने आप को स्वतंत्र कह रहे थे वे खुद भी महारानी के अधीन हो गए। इस तरह से अब उन्हें लूटना या फिर उन्हें जबरदस्ती विलय करने का कोई प्रश्न उठता ही नहीं था। इस काल में अधीनस्थता के साथ राजनीतिक एकीकरण की प्रवृत्ति उभर कर सामने आई। आधुनिक साधन जैसे रेलवे, डाक, तार, सड़कें, प्रेस तथा शिक्षा व्यवस्था ने राजनीतिक एकीकरण में भूमिका निभाई। इस प्रकार इस काल में ब्रिटिश सर्वोच्चता पूरी तरह स्थापित हो गई एवं भारतीय रियासतें ब्रिटिश शासन के अधीन हो गई। लेकिन देशी राजाओं ने सुव्यवस्थित शासन चलाने और जनकल्याण के स्थान पर विलासितापूर्ण जीवन अपनाया और जनता के साथ कठोर व्यवहार करने लगे। 19वीं सदी के अंत तक ब्रिटिश शासन ने कुप्रशासन, कलह, विद्रोह, सती प्रथा, बाल हत्या जैसे मामलों के जरिए प्रत्यक्ष हस्तक्षेप शुरू कर दिया, जो कि धीरे धीरे प्रत्यक्ष हस्तक्षेप की प्रथा के रूप में बदल गया। ब्रिटिश रेजिडेंट पूरी तरह से हस्तक्षेप करने लगे और राज्यों को बहुत से अधिकारों से वंचित कर दिया गया, जैसे कि अब वह कुप्रशासन के आरोप में शासकों को हटा सकते थे, शासक विदेशी उपाधि स्वीकार नहीं कर सकते थे, उत्तराधिकार कर कानूनों में शासन का हस्तक्षेप, सिक्के चलाने का अधिकार उनसे छीन लिया गया। कर्जन के शासन काल में यह हस्तक्षेप चरम पर था। जहां नरेशों को संरक्षण की गारंटी देकर अपना आज्ञाकारी बनाया, वही दमनकारी शासकों के विरुद्ध जनता के कल्याण के पोषक के रूप में छवि बनाई। लॉर्ड मिंटो के समय संबंधों में एक नया मोड़ आया। उसने महसूस किया कि बंगाल के बाद राष्ट्रवादी ताकतों का मुकाबला देशी नरेश ही कर सकते हैं। अतः देशी नरेशों को पुनः अंग्रेजी सरकार के पक्ष में लाने की नीति अपनाई और इस प्रकार से हस्तक्षेप की एक नई नीति का आरंभ हुआ। हस्तक्षेप की इस प्रकार से हमने यह जाना कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने हमारे साथ दिमाग की खेली और हम बस खेलते रह गए। उन्होंने नरेशों को बेवकूफ़ बनाया और ये बेवकूफ़ बनते रहे। उन्होंने कहा कि भैया आप महान हो, आप बहुत अच्छे राजा हो, जो करना है कर लो, हम तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाले। और ये बस अपनी विलासितापूर्ण ज़िंदगी जीते रहे। इन्हें ये भी नहीं समझ में आया कि ये गुलाम है।